वेलकम टू द क्लास। हैप्पी संडे गाइस। कैसा लग रहा है संडे को भी अपनी प्यारे प्यारे जीएनटी टीम को देख के? आपको पता ही लग गया होगा कितनी डेडिकेटेड है आपकी जीएनटी टीम। अल्ट्रा डेडिकेटेड, टाइम से पहले चलती हुई आपकी टीम जीएनटी। क्योंकि जैसे ही नवंबर का महीना आएगा तब आपको लगेगा कि हाय तौबा, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो तो मैं रिवीजन करूं। ये हर नीट एस्पिरेंट का मन की वो बेचैनी होती है जो नवंबर के लास्ट में 30 नवंबर होते ही उसे बेचैन कर देती है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो तो अब मैं रिवीजन करूं। क्योंकि बच्चा सोचता है अगर मैं सिलेबस ही करता रह जाऊंगा तो पिछला रिवाइज कब करूंगा, रिवाइज नहीं करूंगा तो नीट में परफॉर्म कैसे करूंगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो सबसे समझदार नीट एस्पिरेंट है वो सबसे पहले समय पे सिलेबस कंप्लीट करता है और लोगों से आगे चलता है, तभी उसे ज्यादा समय मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का ज्ञान जो सुबह सुबह मैंने आपको दिया। माना आज संडे को तुम मेहनत कर रहे हो, बट एक समय ऐसा भी आएगा जब दूसरे तुमसे 4 गुना मेहनत करेंगे, सिलेबस कंप्लीशन में भी, रिवीजन में भी और मॉक टेस्ट में भी। उस समय तुम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। तो अच्छे टीचर की यही पहचान है बच्चों कि समय से पहले अपने बच्चे को लेके चले, जिससे कि बच्चे को पता है कि आज का एक संडे मेरे आने वाले एक महीने को बचाने वाला है। और जब मार्क्स आएंगे ना अच्छे अच्छे फुटक फुटक के, तब तुम कहोगे ओ माय गॉड, ये वही ना बात। यस। तो हर साल मेरा यही रहता है बच्चों, बच्चों को एक टाइमलाइन में जरूर देती हूँ, बट हमें उससे पहले काम करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है? यस। पता है मैम, मैं जिधर पढ़ रही थी लास्ट टाइम उधर में सिलेबस खत्म किया था बस, है ना जीनत? यही मैं आपको कह रही हूँ। तो बच्चे, अब अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़ी सी अच्छी मेहनत भी कर लो। अभी अभी थोड़ी थोड़ी मेहनत है, फिर बाद में उसका फल बड़ा मीठा 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 है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ, जहां पे बच्चों को बताया गया कि यस, वक्त से पहले चलेंगे तो वक्त गुलाम बनेगा, ना कि हम। ठीक है बच्चों? तो ये सब चीजें तुम्हें बतानी चाहिए ना औरों को, है ना? ये सब चीजें तुम्हें बताना चाहिए और लोगों को। हम ना बेटा पेड मार्केटिंग नहीं कराते, हम पेड कमेंट्स नहीं कराते जा जाके कि हमारी तारीफ करो। ये तुम हो हमारे वर्ड ऑफ माउथ। तुम लोगों को बताओगे कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर होकर तुम लोग को पढ़ाते हैं। यू आर आर यू नो मार्केटियर्स, इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों। नो मैम, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। नालायक, खुदगर्ज। चलो आते हैं बच्चों। तो जैसे कि आपने देखा कि लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक आपको बताया था, तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है कहाँ पे होता है, जल्दी से बताएंगे सब बच्चे। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? ट्रेकिया के पास होता है, यानी कि वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी होता है। इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, तो ये एक बाइलोब्ड ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है प्यारे बच्चों? बाइलोब्ड। ठीक है? यस। कैसा है? बाइलोब्ड। और इन 2 लोब्स के बीच में एक छोटा सा कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को, कार्टिलेजिनस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्या बोलते हैं इस कार्टिलेजिनस कनेक्शन को? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, इस कार्टिलेजिनस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। ठीक है? और ये क्या हमारे, दिस इज आवर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है किसका? थायराइड ग्लैंड का। ठीक है बच्चों? इस ग्लैंड के अंदर आपको कुछ अलग तरह के येलो कलर के फूल दिख रहे होंगे। ये फूल नहीं, ये फॉलिकल्स है मेरे प्यारे बच्चों। ये फूल नहीं, क्या है? ये फॉलिकल्स है। क्या है? फॉलिकल्स। यही वो फॉलिकल्स है जहां पे सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ T3 एंड T4 होता है। क्या होता है इन फॉलिकल्स में एवरीबॉडी? ये वही फॉलिकल्स है जहां पे सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन होता है। तो ये फॉलिकल्स बहुत ही जरूरी होते हैं। इन फॉलिकल्स के बीच में आपको नीले रंग के बीच में घुसंडे सेल्स दिख रहे होंगे जो घुस रहे हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? जो ये ब्लू कलर से मैम ने अलग से कलर के सेल्स बनाए हैं जो बिटवीन फॉलिकल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये वो सेल्स है जो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं
जो आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाने का काम करता है। वो कैल्शियम ब्लड से उठा के सीधा आपकी बोन्स में डालता है। आखिर ये कौन सा हार्मोन है? इस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन। क्या नाम है उसका? कैल्सिटोनिन। क्या है नाम? कैल्सिटोनिन। तो यानी कि यहां से अगर आप देखें, थायराइड ग्लैंड से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे भी ध्यान रखा जा रहा है, प्लस T3 T4 पे भी ध्यान रखा जा रहा है। और ये जो इस्मस है ये किससे बना है? ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। क्या होता है ये? कार्टिलेजिनस फ्लैप। क्या सभी मेरे प्यारे बच्चों को स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में, फिर हम आगे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। मैम आज ग्रहण लगने वाला है। यस, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इस ग्रहण में अगर मैंने सुना है कि अगर बच्चे मन लगा के पूरी तरीके से 5 घंटे पढ़े लगातार, तो उनको जो फल मिलेगा वो बहुत उत्तम होने वाला है। तो इसलिए आज 5 घंटे नॉन स्टॉप बिना कुछ सोचे समझे बस पढ़ने बैठ जाना। हाँ, अरे सही में, अरे तुम मजाक समझते हो मेरी हर बात। अरे सच में बाबूराव, यस। आज तो बस 5 घंटे बस सब छोड़ छाड़ के, यस। ठीक है, चलो लो। अब आते हैं हम हार्मोन्स पे। इस ग्लैंड के दो बहुत ही पॉपुलर हार्मोन्स है। कौन से वो दो पॉपुलर हार्मोन्स है? एक बार जल्दी से बताएंगे, जैसे कि क्लास में बार बार रिवाइज होता रहे ये चैप्टर। यस बच्चों, कौन से दो पॉपुलर हार्मोन्स है? एक है T3। T3 की फुल फॉर्म मैम ने क्या बताई थी मेरे प्यारे बच्चों? वो बताई थी ट्राई आइडोथायरोनिन। ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है। और T4 की फुल फॉर्म मैम ने क्या बताई थी मेरे प्यारे बच्चों? यस, क्या बताई थी? अरे काहे कॉल कर रहे हो भैया? T4 की फुल फॉर्म क्या बताई थी? टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसका कॉमन नेम है थायरॉक्सिन, जो आप सबसे ज्यादा सुनते होंगे। बॉडी में T4 ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है T4। T3 लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट इसका कम अमाउंट भी खतरनाक होता है, मोर पोटेंट होता है ये, यानी कि कम भी ज्यादा बड़ा धमाका करता है, RDX की तरह। बिल्कुल RDX है ये, कम क्वांटिटी में भी उतना ही भौकाल मचा देगा बच्चों, ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या है? इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शंस क्या है बच्चों? आखिर क्यों थायराइड का टेस्ट सबसे पहले कराया जाता है? अगर इंसान मोटा हो रहा है तब भी थायराइड का टेस्ट होगा, अगर इंसान पतला हो रहा है तब भी थायराइड का टेस्ट होगा, अगर इंसान, ठीक है, मतलब कि मान लो हार्मोनल इम्बैलेंस है तब भी सबसे पहले थायराइड होगा, प्रेगनेंसी है सबसे पहले थायराइड होगा। आखिर क्यों थायराइड कराते हैं भाई? कभी सोचा है तुमने? कुछ भी होता है भूखे पेट चले जाओ थायराइड कराने। क्यों क्यों क्यों? व्हाई? सबसे ज्यादा थायराइड की बीमारी क्यों होती है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये आपके बॉडी को संभालने का काम करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कितना फैट जमा होगा, ये आपका फाइनेंसर है। क्या है? आपका फाइनेंसर। ये आपकी फाइनेंसेस का ध्यान रखता है, ये आपका CA है, ठीक है। ये पुराने जमाने में मुनीम जी होते थे दुकानों पे, तो ये आपकी बॉडी का क्या है? मुनीम जी है, ये आपके शरीर का बच्चों। ये हर चीज का ध्यान रखता है कि कितना पैसा आएगा, सॉरी, कितना कार्बोहाइड्रेट आएगा, कितना कार्बोहाइड्रेट रखा जाएगा, कितना बाहर उड़ा दिया जाएगा, कितना मेटाबॉलिज्म, कितना खर्चा करना है, कितना प्रोटीन आएगा, कितना जोड़ना है, कितना मसल में डालना है, सब ये मुनीम जी करते हैं। इसलिए इसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो कौन है थायराइड ग्लैंड? मुनीम जी। तो ये सबसे पहले क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल या रेगुलेट BMR। Now what is BMR? Basal metabolic rate। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज required for survival is called basal metabolic rate। तो एक आलसी, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, अनस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है ना, चलो आज अनस को देख लेते हैं। बेचारा अनस मेरे को पड़ा रहता है, अनस आलस करता है,
ठीक है, तो उसके बीएमआर कम होगा, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि उसकी जो डिमांड है कैलोरीज की कम होगी उसके शरीर की, क्योंकि पड़ा रहता है ना गाइस। यस, कुछ काम नहीं करता है अनस। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ ले लो यहाँ पे शिवम को ले लो। अब शिवम बहुत ज्यादा पढ़ता भी है, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स भी खेलता है। ठीक है, तो उसका बीएमआर ज्यादा होगा क्योंकि वो डेली एक्टिविटी इतनी करता है कि उसकी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज चाहिए फॉर सर्वाइवल। दैट इज कॉल्ड एज बीएमआर। मैम काम करता हूँ, क्या काम करता बता जरा, बता बता, तेरी मम्मी से पूछती हूँ, तेरी मम्मी बताएगी क्या काम करता है, वहीं से आएगी सच्चाई निकल के। यस, तो ये क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। तो जो लोग कहते हैं कि यार ये खाता है और इसको देखो एकदम से हजम भी हो जाता है, ये जो नजर लगाने वाले लोग हैं वो ये नहीं जानते कि उसका बीएमआर ज्यादा है, इसलिए वो जो खाता है बॉडी कहती है इसको हजम कर भाई, ये अभी कुछ काम करेगा। ठीक है, यस मैम। फैट लॉस में कैलोरीज का क्या कॉन्सेप्ट है? कैलोरीज होती है बेटा एनर्जी मॉलिक्यूल्स। जितनी एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए अगर उतनी खाओगे तो सरवाइव करोगे, मेंटेन रहेगा। उससे कम खाओगे तो फैट लॉस होगा, उससे ज्यादा खाओगे तो गेन होगा, बस बात खत्म। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इट आल्सो प्रमोट्स, T3 T4 प्रमोट्स प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। क्या होता है एरिथ्रोपोइसिस गाइस? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी को भी बनाने का काम कौन प्रमोट कराता है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स, ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? अफेक्ट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म इनसाइड आवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म ऑल्सो अफेक्ट्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, हीट निकलेगी, आपको गर्म महसूस होगा, है ना भाई। मैम मम्मी बोलती है पहले डॉक्टर बन जा फिगर बाद में बना लेना, नो जिम। क्या बात है, मम्मी ऐसे तो नहीं बोलती हो कि फिगर बाद में बना लेना, मम्मी बोलती हो कि बेटा फिटनेस बाद में देख लेना। कोई भी माँ ऐसे तो नहीं कहेगी कि फिगर बना लो जाके। आई हैव नेवर हर्ड दिस मदर सेइंग कि जाके बेटा फिगर बना लो, ये बोलती है। अच्छा ठीक है, ये भी बढ़िया बात है। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चों। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी हेल्प करता है। इसलिए बेटा थायराइड बहुत ही जरूरी है क्योंकि बॉडी के हर एक प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद इट ऑल्सो प्रमोट्स मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, मेटामॉर्फोसिस मैंने बताया था कैसी प्रोसेस होती है जिसमें वो टेडपोल से एडल्ट में बदल जाता है। ठीक है, लिखिए सब, फालतू की डिस्कशन मत कीजिए, लिखिए सब। 11:59 हुआ है, 11:60 वी विल स्टार्ट। सुबिया कह रही है मैम मैं खाती हूँ फिर भी मोटी नहीं होती क्यों? आप बताओ ना बेटा, अभी तो समझाया कॉन्सेप्ट। आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा बेटा, इसीलिए। अभी आप जवान है सब, आओ जरा 30 की उम्र पार करो फिर पूछती हूँ। चले, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है थायराइड ग्लैंड का वो है इसके डिसऑर्डर्स। मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ, दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसऑर्डर्स में हमेशा आप देखेंगे नीट में एक सवाल जरूर आता है, तो इसके आगे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड।
जिसमें पहली कैटेगरी हम करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, अब हाइपोथायरॉयडिज्म में कम T3 T4 बन रहा है या ज्यादा T3 T4 बन रहा है? यस, बताइए बेटा। तुम लोग इतने वेले हो ना, इतने वेले, मैं सच बता रही हूँ। बकैती में तुम लोगों ने पीएचडी कर रखी है। टाइम को लेके मैम 60 होता नहीं है, सीधा 12 बज गए। मैं कह तो रही बेटा, मैं क्या बताऊं यार, लेवल ही अलग है तुम लोगों का यार, लेवल अलग है। चलो, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, कम अमाउंट में निकल रहा है T3 एंड T4, ठीक है। लो सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। पहले तो मतलब समझो इसका। अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियां देखेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है। अब सबसे पहला जो हम करेंगे वो है क्रिएटिनिज्म। क्या आपने इसके बारे में सुना है? क्रिएटिनिज्म ये बाय बर्थ बीमारी है। कैसी बीमारी है ये? बाय बर्थ, बाय बर्थ होती है वाली बीमारी, बाय बर्थ, जिसमें क्या है, लो सिक्रीशन है T3 T4 का। जब लो सिक्रीशन होता है T3 T4 का बिफोर प्यूबर्टी या बाय बर्थ, तो उससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है बचपन से, तो इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे आएगा। और कैसे आएगा इफेक्ट पूरी बॉडी पे? स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि जितनी ग्रोथ होनी चाहिए शरीर की, अब उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है मेरे बच्चे, अब उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या है इसका, लो। T3 T4 क्या निकल रहे हैं, कम, तो इसका मेटाबॉलिक रेट भी क्या होगा, कम, ठीक है। जब स्टंटेड ग्रोथ है तो ब्रेन की ग्रोथ भी नहीं होगी, दिस विल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, दिस विल लीड टू व्हाट, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि इतना रिस्पॉन्सिव बच्चा नहीं होगा जितना होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चे आपका इसमें पॉट बेली, यानी कि मटके जैसा पेट बच्चे का बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। पॉट बेली ऐसा, जैसे अंकल लोगों का होता है ना, उसमें चाय का कप रखे ऐसा वाला पॉट बेली, ठीक है। पिजन चेस्टेड, यानी कि पिजन की तरह आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता हुआ, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है पिजन चेस्टेड, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। यस, ये नीचे दबा रहने की जगह थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक बच्चों। एंड इसमें एक और चीज देखी गई है, डेफ एंड म्यूटिज्म, यानी कि हो सकता है कि सुनने की शक्ति ना हो, बोलने की शक्ति ना हो, ये सब भी देखा गया है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा का कॉमन नेम है गर्ल्स डिजीज। क्या कॉमन नेम है इसका, गर्ल्स डिजीज। ये जो हमारा मिक्सिडीमा है, दिस हाइपोसिक्रीशन या हाइपोथायरॉयडिज्म अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, दिस अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि आपकी ग्रोथ तो सही हो गई है, बट प्यूबर्टी में मेरे बच्चे को ऐसा झटका लगा कि कुछ अलग हो गया, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी। अब इसमें क्या है, लो T3 एंड T4 है। लो T3 एंड T4 का मतलब है लो BMR रेट है, यानी कि मेटाबॉलिक रेट कम है। थोड़ा भी खाएगा, बॉडी की डिमांड कम है, तो बॉडी क्या करेगी, उसे जोड़ना शुरू कर देगी, तो इसके कारण क्या होगा, वेट गेन। तो इसमें अक्सर लोगों को क्या होता है, वेट गेन, यहाँ वेट गेन शुरू हो गया, क्योंकि बॉडी की डिमांड मेटाबॉलिक रेट कम है। अब उसे जहां पहले 1500 कैलोरीज चाहिए थी जीने के लिए, अब वो कह रही है मैं 1000 में काम चला लूंगा, मैंने चाहिए ही नहीं, बट तो खा उतना ही रहा है 1500 कैलोरी वाला, तो 500 जो कैलोरीज है हर दिन आपके शरीर में जम रही है, और उस जमने से क्या हो रहा है, आप मोटे दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसमें और क्या हो रहा है, यहाँ पे रहेगी बॉडी टायर्डनेस, बॉडी फैटीग, हमेशा थका हुआ महसूस करेगा ये इंसान, हमेशा लेथार्जी। मस्कुलर वीकनेस, सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आता है आपकी मसल्स पे, मसल वीकनेस, मसल डीजनरेशन शुरू हो जाता है, इसलिए वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए। आपको वेट्स उठाने चाहिए, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए,
ठीक है, जिससे कि आपकी मसल्स बनी रहे, वरना वक्त से पहले आप अपनी मसल्स को खो देंगे मेरे बच्चों। मैम मुझे है ये इसलिए मैं जिम जाती हूँ। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डिजीज पे। इसी में नेक्स्ट है हमारी इसमें हाशिमोटो, हाशिमोटो डिजीज। ये जो हाशिमोटो डिजीज है ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों है, समझो इसको। एंटीबॉडीज अटैक थायराइड फॉलिकल्स। अबे जब थायराइड फॉलिकल ही मर जाएगा तो T3 T4 कौन बनाएगा, कौन बनाएगा बताओ जरा चैट बॉक्स में, कौन बनाएगा T3 T4? कोई बना ही ना पाएगा T3 T4। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है गाइस। इसमें क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज अटैक्स थायराइड फॉलिकल लीडिंग टू लो T3 एंड T4, यानी हमेशा बॉडी वीकनेस, हमेशा फैटीग, मस्कुलर वीकनेस। जो ये सारी सिम्टम्स है यहाँ भी आएंगे, लो बीपी, और इनको सबसे मुझे कुछ मत, मुझे कुछ मत बोलो प्लीज, मैं नहीं सह पाऊंगी प्लीज। मैं बोल सकती हूँ तुम मत बोलो मुझे, मैं झेल नहीं पाती। ठीक है, ये वाली बीमारी, यस ये यहाँ से हिम्मत ही नहीं हो रही, मैं झेल नहीं पाऊंगी ये। ठीक है, ऐसा हमेशा कमजोर महसूस होगा अंदर से, बॉडी लड़ाकू टाइप नहीं रहेगी क्योंकि आप अंदर से वीक महसूस करते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसमें नेक्स्ट सिंपल गॉइटर। ये आपने जरूर सुना होगा गॉइटर के बारे में। इसमें एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, आपका ये जो पूरा एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, फूल जाता है। तो आपकी जो गर्दन है वो भी फूली हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है गले के नीचे पट्टा लगा लिया, इधर पूरा पट्टा लगा लिया। ठीक है, यस। अब देखो इधर क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि आपको किसी ने बताया कि अगर आपको अपना नमक है ना, आप नमक छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए आप, अरे आप अभी छोड़ दीजिए नमक, सेंधा नमक खाइए, क्योंकि सेंधे नमक में ना नमक कम होता है। यस, तो मम्मी ने सेंधा नमक डालना शुरू कर दिया। अब मम्मी ने डाला 1 चम्मच नमक, जैसे वो डालती थी, स्वाद आ ही नहीं रहा नमक का, भाई ने 2 चम्मच डाल दिया, फिर भी कह रहे कि यार नमक का स्वाद ही नहीं आ रहा है, ले 3 चम्मच। जहां तू 1 चम्मच डाल रहा था टाटा नमक, वहां तूने डाला 3 चम्मच सेंधा नमक। तुम पहले तो ये बताओ गणित क्या कहता है, बात तो उतनी आ गई, बात तो उतनी आ गई। पहली चीज तो ये समझो, क्योंकि उसमें खारापन कम होता है सेंधे नमक में, और खारापन ज्यादा होता है अपने सी सॉल्ट में। वो चुटकी भर डालता है, ये चुटका भर डालता है, बात उतनी ही आ गई। देखो समझो पहले, क्योंकि आपका जीभ पे जो स्वाद है वो खारेपन का ज्यादा है, चटक स्वाद है। अब जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, जब तक वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, तब तक तुम उतना डालते रहोगे। पहली प्रॉब्लम तो ये हुई। अब आ जाओ दूसरी प्रॉब्लम समझाती हूँ। इसमें इसमें आयोडीन नहीं होता, क्योंकि सेंधा नमक इज नॉट अ मिनरलाइज्ड नमक, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द ओशन, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द सी, इट इज नॉट अ आयोडाइज्ड नमक। तो आयोडीन कम हो जाता है, आयोडीन कम T3 T4 कम। अब कर लो मजे, कर लो सारा आयुर्वेद आज ही चला लो। तो इसलिए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल, ये ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए बिफोर यू चूज टू टेक सेंधा नमक और काला नमक एज योर एवरीडे नमक, यू शुड नो द फैक्ट्स। ठीक है बच्चों, पिंक सॉल्ट सेंधा नमक ही होता है। ठीक है, ब्लैक सॉल्ट रॉक सॉल्ट आपका काला नमक होता है। हो गया बेटा, चलो तो यही चीज है। तो ये मैं बताना चाहती थी जनता को, जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज देख देख के ये एक्सपेरिमेंट करती है घर में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वाटर के कारण लो T3 एंड T4 हो रहा है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। समझे बाबू? यस, क्या ये वाला टॉपिक समझ में आ गया सबको? मैम हमारे घर तो सेंधा नमक ही खाते हैं। नाउ यू नो।
फ्री प्रमोशन लेना। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे इसमें। पहले हमने किया था हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या क्या आता है, अब हम करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन कौन सी बीमारी आती है। हाइपरथायरॉयडिज्म लिखो इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव ऑफ T3 एंड T4, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। अब सवाल उठता है क्यों ये एक्सेसिव बनाने लगा है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। इसका पहला रीजन क्या है कि थायराइड कैंसर हो गया इंसान को। अब कैंसर हो गया तो थायराइड के सेल्स का नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा, सेल का नंबर बढ़ना शुरू होगा तो T3 T4 भी ज्यादा बनेगा, इसलिए T3 T4 ज्यादा हो गया शरीर में। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। दूसरा इसमें आता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, इसको आम आदमी की भाषा में ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स बताती हूँ। घर में किसी को थायराइड है आपके यहाँ पे? ऐसा ना हो, वैसे तो मैं ऐसे ही दुआ करूंगी, ठीक है, बट फिर भी मैं पूछ रही हूँ जिससे कि मैं आपको सिम्टम्स बता सकूं। जिनको ज्यादा वाला थायराइड होता है, T3 T4 ज्यादा, जब वो सुबह उठते हैं तो उनके आंखों के नीचे पफीनेस होती है, आई बैग्स होते हैं प्रॉपर, एंड जैसे जैसे सुबह उठ के वो अपना रूटीन करते हैं फिर वो कम होती जाती है पफीनेस। दे हैव ह्यूज पफी फेस, उनका जो फेस होता है दैट बिकम्स वेरी पफी इन नेचर, काफी मोटा मोटा हो जाता है, और सुबह उठ के ऐसे अकड़न सी रहती है, अकड़न सी। पहले वो 2 मिनट ऐसे सेटल होते हैं। ये कॉमन सिम्टम है जो घरों में देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं ना, ठीक है, तो ये कॉमन सिम्टम है जो, तो ऐसे अकड़न सी रहती है, आईज के नीचे आई बैग रहेगा, हल्की सी लाल रहेंगी आंखें सुबह उठते ही, और चेहरा फूला हुआ होगा, यस, और पैरों में सोजन होगी, सोजन, स्वेलिंग। अगर ये सिम्टम है हाइपरथायरॉयडिज्म में 100%। पतले लोगों, अबे पहले तो तुम पतले मोटे की दुनिया से बाहर निकलो, अब वो मोटा है तो उसे मतलब फेस पे पफीनेस नहीं आ सकती, और उनसे बड़े रेसिस्ट नहीं देखे मैंने निकम्मो। ठीक है, यस, चलो अब आ जाओ इधर। तो हो क्या रहा है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर को डिस्कस करेंगे। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जहां जहां ऑटो इम्यून लिख रही हूँ उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ऑटो इम्यून पे क्वेश्चन आता है नीट में कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या विच वन इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, देखो बड़ी बदमाशी वाली है। ये हमारा थायराइड फॉलिकल है, ये मैम ने किसका डायग्राम बनाया जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ये हमारा थायराइड फॉलिकल, ये थायराइड फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको किसका सिग्नल चाहिए, पिट्यूटरी से TSH का। अगर यहाँ पे TSH आएगा पिट्यूटरी से, तब ये यहाँ से क्या बनाएंगे, T3 एंड T4। यही सिखाया मैम ने अभी तक, किसी को कोई शक? यही सिखाया ना कि TSH आएगा कहां से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा पिट्यूटरी से, फिर पिट्यूटरी पे ये काम करेगा, फिर काम करने के बाद ये T3 T4 सिक्रीट कराएगा। अब बदमाशी कहां हो रही है, देखो कैसे बदमाशी हो रही है। ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी मिमिक कर रही है TSH को, मिमिक्स TSH। तो जब TSH की जरूरत नहीं भी है, ये मजे मजे में चली जाती है, चल चल मैं भी तो TSH हूँ, चल निकाल T3 T4। ये बेचारा फंस जाता है, ये इसके ऑर्डर बाजी से भी क्या निकालना शुरू कर देता है, T3 T4। तो जितना T3 T4 निकलना चाहिए था उससे ज्यादा T3 T4 प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस एंटीबॉडी ने इसकी नकल मार ली है, और थायराइड फॉलिकल को लगता है यार ऑर्डर आ गया, चलो फटाफट से T3 T4 बनाते हैं। तो बॉडी जो है समझ ही नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है, तो इसीलिए बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इसके कारण एक्सेसिव ऑफ T3 एंड T4 ज्यादा हो रहा है।
और जब T3 T4 ज्यादा होगा तो BMR क्या होगा, ज्यादा होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। जो खाओगे बॉडी तुरंत से पचा लेगी, तुरंत से पचा लेगी, तुरंत से पचा लेगी, जिसके कारण वेट लॉस होगा। ये पतले होते चले जाते हैं लोग, बहुत पतले। ठीक है, इनका वो क्या रहेगा, अलर्टनेस, ऑलवेज अलर्टेड, अलर्टनेस। हाई ब्लड प्रेशर, नींद कम आती है ऐसे लोगों को, स्लीप डिसऑर्डर, क्योंकि हमेशा दिमाग चलता रहता है इन लोगों का, स्लीप डिसऑर्डर। 3 घंटे सोते हैं बस, उससे ज्यादा ये सोते हैं तो इनको लगता है ओ माय गॉड परम सुख मिल गया इन्हें आज। चलिए लिखिए पूरी स्लाइड। 12-16 हुआ है, 12-17 वी विल स्टार्ट एवरीबॉडी। कब एंटीबॉडी ज्यादा होती है, जब आपके इम्यून सिस्टम में कुछ घपला होने लगता है। सब चीजों की मेडिसिन है बेटा, मंकी डी लूफी, सब चीजों का मेडिसिन है। हो गए 17, चलिए लिख लिया सबने। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की ओर, अब इसमें मैं कैल्सिटोनिन अभी नहीं पढ़ा रही हूँ बच्चों, वो मैं अभी पढ़ाऊंगी, उससे पहले मैं पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ाऊंगी आपको। पैराथायरॉइड ग्लैंड लिखिए, नेक्स्ट ग्लैंड पैराथायरॉइड ग्लैंड लिखिए सब। तो जब भी हम कोई ग्लैंड शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसके ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओरिजिन। बेटा देखो, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें आज एक केस बताती हूँ, छोटा सा केस, मेरे घर का ही है। मेरी जो जेठानी है, कजन जेठानी, उनकी भी डॉटर है, दोनों की एज जितनी ही है। ठीक है, हुआ क्या, उसकी ना यहाँ सारे में दाने आ रहे थे लाल लाल, तो वो स्किन डॉक्टर पे चली गई। उसने स्टेरॉइड की दवाई ली थी। कितनी छोटी बच्ची है, 3.5 साल की बच्ची है, स्टेरॉइड लेती है। पहली बात तो ये देखो। फिर उसके बाद उनकी मेरे से बात हुई, तो मैंने उन्हें बताया कि आजकल एक हैंडफुल माउथ डिजीज बहुत ज्यादा बच्चों में फैल रही है, गंदे हाथों से, क्योंकि मौसम ऐसा है तो यहाँ दाने हो जाते हैं। फिर उन्होंने सुना, वो पिडाट्रिशियन पे गई स्किन डॉक्टर की जगह, उन्होंने कहा हाँ यही चीज है। तो दवाई दी और 2 दिन में असर आ गया, खत्म हो गए दाने। उन्होंने कॉल किया उस डॉक्टर को, स्किन वाले पे, जी आपने तो स्टेरॉइड लिख के दिए थे, उस डॉक्टर ने तो कहा ये वाली बीमारी है। कहती तो फिर मत दो स्टेरॉइड अगर आपको लग रहा है तो। कहते फिर आप डॉक्टर किस बात के हो। बेटा देखो, जागरूक रहना बहुत जरूरी है, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग जागरूक नहीं है पढ़ने के बाद भी, तो आप गधे हैं। इसलिए मैं आपको हर चीज बताती हूँ आसपास की, क्योंकि आई एम नॉट टीचिंग जस्ट फॉर नीट, आई एम टीचिंग यू टू कीप यू अलर्ट कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। ठीक है, तो बेटा प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ, इन चीजों को समझिए, इनसे पता लगाइए, आपके आमने सामने की चीजें हैं ये सब। ठीक है, हैंडफुल डिजीज, हैंडफुल माउथ, ये ओरिजिन क्या है इसका, इसका भी सेम ओरिजिन रहेगा, एंडोडर्मल। क्या रहेगा इसका भी, एंडोडर्मल। ठीक है, लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन इसका पैराथायरॉइड, थायराइड के पास ही होता है। कैसे होता है, चलिए आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे हमारा ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया के पास ये होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, बट यहाँ पे वेंट्रल नहीं बल्कि डॉर्सली लोकेटेड होता है ये। 4 लोब्स होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के, जो कि डॉर्सली लोकेटेड होते हैं, ना कि वेंट्रली लोकेटेड। यानी कि ये ग्लैंड आपको इधर दिखेगा, ना कि आगे की तरफ। 4 लोब्स बिल्कुल ऐसे। तो क्या है इसकी लोकेशन, 4 लोब्स
dorsally located on thyroid gland. ठीक है बच्चों, अब आते हैं हॉर्मोन्स पे। हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर कैल्शियम होम्योस्टेसिस। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है? पैरेथ हार्मोन। क्या नाम है उसका? पैरेथ हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है? पीटीएच। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉलिप्स हार्मोन। इसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। तो कॉलिप्स हार्मोन ज्यादा अच्छे से याद रखना है क्योंकि नीट में पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलिप्स हार्मोन। पैरेथ हार्मोन से तो आप पहचान ही लोगे, पैराथायरॉयड की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? ये हार्मोन होता है हाइपर कैल्सिमिक इन नेचर। कैसा हार्मोन का नेचर है? हाइपर कैल्सिमिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर कैल्सिमिक? इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड में भी कैल्शियम की जरूरत है क्योंकि आपको पता है कैल्शियम होता है तो आपके सिग्नल्स भी इधर से उधर जाते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम चाहिए होता है, तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स अच्छे खासे होने जरूरी है। ज्यादा होते हैं तो बॉडी स्टोर कर लेती है बोन्स में, कम होते हैं तो बॉडी बोन से निकालना शुरू कर देती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल्स। आ जाओ भाई, यहां से फिर सवाल पूछेंगे बढ़िया बढ़िया। क्या हुआ, ताकत नहीं है? आज तुम्हारी तीनों सब्जेक्ट की क्लास हुई थी ना, जितना मुझे याद है। मैम वो डिजीज बेबीज में नहीं होती है क्या? क्योंकि सडनली इस मौसम में मेरे भी हुई है। हैंडफुल की बात करिए, हो तो जाती है। बड़ों में क्या होती है, अपने आप ठीक होने के चांसेस होते हैं, बच्चों में कैम नहीं होगा। यार तो मुझे बता नहीं सकते थे केमिस्ट्री की क्लास में, मैं जल्दी आके क्लास ले लेती। तुम जानबूझ के करते हो मेरे साथ ये सब। अरे मैं आ जाती ना जल्दी क्लास लेने। कैसे बताते, दिन भर तो फालतू के मैसेज करते रहते हो। मैम मेरी एक ब्रेकअप हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैम मेरी कल चाची की टांग टूट गई, कैसे पढ़ूं मैं। फालतू की बातें तो तुम्हें बहुत भेजनी आती है, नालायक। चलो आओ जरा, अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल करेंगे। कैसे करता है बॉडी कैल्शियम को सही? देखो बेटा, ब्लड में कैल्शियम अगर ज्यादा है, हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड, तो ये सिचुएशन खतरनाक है। क्यों? सोच के बताओ। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो ये खतरनाक क्यों है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताने की कोशिश कीजिए। यस यस बच्चों, यस बच्चों। किडनी स्टोन, वेरी गुड। बोन्स कमजोर है, क्यों? क्योंकि सारा तो कैल्शियम ब्लड में है। बिल्कुल सही, क्या बात है, बढ़िया दिमाग लगाया मेरे साइंटिस्ट बच्चों ने। ठीक है, हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज खतरनाक जब ये ब्लड पहुंचता है थायराइड ग्लैंड के पास। तो थायराइड ग्लैंड के तो उड़ी बाबा, ये तो बहुत ही सारे कैल्शियम है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन आएगा? थायरोकैल्सिटोनिन फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सेल्स। कौन से सेल्स आएगा? पैराफॉलिकुलर सेल। ये आ गया हार्मोन, आ गया हार्मोन। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक बार वापस समझते हैं।
पहले सबसे खतरनाक सिचुएशन क्या है कि कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया ब्लड में। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है तो ये खतरनाक सिचुएशन होती है। फिर जब ये ब्लड जाता है थायराइड ग्लैंड के पास तो वो कहता है अभी तेरे को सही करता हूँ, तो चिंता मत कर, अभी तेरा लेवल कम करता हूँ। तो लेवल कम करने के लिए अपने मैसेंजर को भेजता है, और इस मैसेंजर का नाम क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। क्या नाम है उसका? थायरोकैल्सिटोनिन। ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा? इस कैल्शियम को डिपॉजिट करा देगा बोन्स में। तो ये हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या है? कैल्शियम। ये हमारी बोन्स है, और इस कैल्शियम को बोन्स में डिपोजिशन करा देगा। डिपोजिशन, तो इससे बोन स्ट्रेंथनिंग होगी और बोन वीकनिंग होगी। बोन स्ट्रेंथनिंग हो रही है या बोन वीकनिंग हो रही है, इस पूरे प्रोसेस में हड्डी कमजोर हुई है, हड्डी मजबूत हुई है। ओ संचरी दीदी, अरे अभिषेक भैया, अरे 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 अरे, कैल्शियम तो डाल रहा है बोन के अंदर, तो बोन में जब कैल्शियम जाएगा तो बोन डेंसिटी बढ़ेगी ना, बोन मजबूत होगी ना। यस, तो थायरोकैल्सिटोनिन से क्या होती है? बोन स्ट्रेंथनिंग। ये बोन स्ट्रेंथनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेंथनिंग, बोन स्ट्रेंथनिंग। ठीक है। दूसरा, इस हार्मोन को हम हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स। क्या ये समझ में आया? पहला कॉन्सेप्ट, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया? कैल्शियम लेवल ज्यादा, ब्लड का गया थायराइड ग्लैंड के पास, थायराइड ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन ने क्या किया? कैल्शियम को किस में एब्जॉर्ब कराया? बोन में। बोन की स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसे हम कहते हैं बोन स्ट्रेंथनिंग हार्मोन। और ये ब्लड कैल्शियम लेवल को घटा रहा है, तो इसलिए इसे हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी? लो कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड। खा ही नहीं रहे कैल्शियम, धूप में जा ही नहीं रहे, विटामिन डी नहीं ले रहे हैं। अब बॉडी कह रही क्या किया जाए? क्या किया जाए इसके साथ? बताओ जरा। बॉडी कहती है हड्डी तोड़, कैल्शियम निकाल, और क्या कर सकते हैं? हड्डी कमजोर, मसल वीकनेस स्टार्ट, थकावट शुरू। ठीक है। तो अब ये जो ब्लड है, जब लो कैल्शियम वाला, कहां जाएगा? पैराथायरॉइड ग्लैंड के पास। कहां जाएगा? पैराथायरॉइड ग्लैंड के पास। जब ये पैराथायरॉइड ग्लैंड के पास जाएगा तो एक हार्मोन सिक्रीट होगा। क्या सिक्रीट होगा? हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? पैरेथॉर्मोन। पैरेथॉर्मोन, कॉलिप्स हार्मोन, पीटीएच। ये जब हार्मोन सिक्रीट होगा, जब ये हार्मोन सिक्रीट होगा, तो सबसे पहले हार्मोन किस पे काम करेगा? हड्डियों पे। सबसे पहले हार्मोन जाएगा हड्डी के पास कैल्शियम मांगने के लिए। ये कहेगा भाई कैल्शियम दे दे, ए हड्डी कैल्शियम दे दे, ब्लड में कैल्शियम बहुत कम है, काम नहीं हो पा रहा, दे थोड़ा थोड़ा उधार दे दे, थोड़ा सा उधार दे दे। ठीक है। तो दिस विल लीड टू बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है। फिर ये अपनी उधार मांगने कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। फिर ये कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ये पैराथॉर्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन को कहेगा अरे दादा ज्यादा एब्जॉर्ब कीजिए ना कैल्शियम, काहे टट्टी में फेंक रहे हैं इसको, अरे जरूरत है हमें, हमारे ब्लड को जरूरत है ना, भेजिए इसको आगे, अरे एब्जॉर्ब करिए प्लीज। वो कहेगा ठीक है, बट मैं एब्जॉर्ब कैसे करूं भाई, विटामिन डी चाहिए उसके लिए। वो कहेगा अच्छा रुक मैं विटामिन डी भी लेके आता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। बट एक प्रॉब्लम क्या है? जब तक विटामिन डी नहीं होगा तब तक ये कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा चाह कर भी। तो फिर ये जाता है किडनीज के पास। फिर ये कहां जाते हैं? किडनी के पास। किडनी से कहता है अरे दीदी तुम्हारे पास है ना विटामिन डी, दे दो ना, अभी अभी दे दो, जब धूप में जाएगा लड़का तब आप स्टोर कर लेना,
अभी आप मुझे विटामिन डी दो, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को दूंगा, फिर मेरा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए अगर कैल्शियम है, विटामिन डी नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड वहां खड़ी है, ठीक है, और तेरे पास नाव नहीं है, तो तू तैर के कैसे जाएगा बता जरा। दूसरे किनारे पे खड़ी है ना गर्लफ्रेंड, नाव चाहिए तुझे, चाह के भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बच्चे, विटामिन डी नहीं है तो चाह के भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हम, इसलिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेना भी उतना ही जरूरी है। तो ये क्या करेगा, ये किडनी से मांगेगा कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है। जब ये मिलेगा तो इंटेस्टाइन देंगे, अरे दादा अभी अभी एब्जॉर्ब करके तुम्हें देते हैं, नहीं भेजेंगे आज आगे, ठीक है। दिस विल लीड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। फिर उसके बाद ये लास्ट लेके जाएगा कहां पे, अपनी पुकार पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन के पास। ये कहेगा अरे दादा सुनो, तुम भी मत कैल्शियम को बाहर भेजो यूरिन में, हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं है, हमें सारा कैल्शियम चाहिए, ना ही कैल्शियम टट्टी के थ्रू जाएगा, ना ही सुसु के थ्रू जाएगा, अपन बॉडी में रखना है। तो ये इसके पास भी जाएगा, बाहर नहीं भेजना। सो दिस विल लीड टू मोर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फिल्ट्रेट। देखो किस तरीके से बॉडी कैल्शियम को बचा रही है, हर तरीके से, कि कैल्शियम बाहर ना जाए। मैम विटामिन डी का सोर्स क्या है, धूप, धूप, जादू, जादू। और कपड़े, मतलब कपड़े पहन के धूप लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे बैठ जाएं बिना कपड़ों के, कि मैम ने बोला था कपड़े पहन के धूप लगाने का फायदा नहीं है, मतलब हाथ पैरों पे बैठ सकते हैं आप। धूप का टाइमिंग क्या है, तुझे बचपन से पता नहीं धूप की क्या टाइमिंग्स हैं? हाँ, सनराइज से सनसेट तक धूप के टाइमिंग्स होते हैं, ये मैं बताऊंगी? बचपन से कर क्या रहे हो तुम? इतनी बकैती करते क्लास में, इतनी फंडबाजी करते हैं। कुछ भी बोलना है, सच बता रही हूँ, कुछ भी बोलना है, बस बोलना है। मैम 10 बजे का धूप अच्छा होता है, 10 बजे से पहले का धूप अच्छा होता है, हाँ सब बहुत बढ़िया, सनस्क्रीन लगा के जाना बस। सर्दी आने वाली, धूप ही धूप होगी है, मटर छीलेगा यार धूप में बैठ के मम्मी के साथ, साग सवारेगा, साग, सरसों का साग, पालक कटवाएगा, मेथी, मेथी साफ कराएगा। मुझे तुम्हारे सर्दियों के प्लान्स पता लग गए यार बच्चों, बहुत एक्साइटेड हो तुम सर्दियों के लिए। मटर चुराएगा। गाजर के हलवे के लिए पहले गाजर घिसनी भी तो पड़ती है। मेरी मम्मी अक्सर कहती थी बेटा गाजर का हलवा बना दूं, तो मेरे अंदर खौफ है कि गाजर मुझसे घिसवाएंगी, तो मैं कहती थी मुझे अच्छा ही नहीं लगता गाजर का हलवा। मेरी मम्मी को आज तक लगता है मुझे गाजर का हलवा पसंद नहीं है, बट उन्हें ये नहीं पता कि मुझे गाजर छीलने का मन नहीं करता था, ना ही घिसने का मन करता था। मेरी प्यारी मम्मी। चले, चलो लिख लिया ना सबने? अब नेक्स्ट ग्लैंड की ओर बढ़ते हुए, ये चौथा नंबर था ना, 5 पे चलो। फिफ्थ है हमारा एड्रीनल ग्लैंड, also called as suprarenal gland, also called as emergency gland.
देखो, तो सबसे पहले आपको पता है इसकी लोकेशन कहाँ होती है, किडनीज के पास। ये मैंने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी देखो डायग्राम बना के तो तुम्हें एक बार दिखाया ही था, फिर से बना देती हूँ, मुझे पता है तुम कितने होशियार हो। ये ऐसे किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके बनाएंगे एड्रीनल ग्लैंड को। So this is adrenal capsule. The first layer is zona glomerulosa. Second layer is zona fasciculata, जो कि इसकी वाइडेस्ट लेयर है. The third layer is zona reticularis. Then the inner part is medulla. Inner part. All these three forms cortex of adrenal gland. आज बहुत सारे बच्चे पता है ब्लॉक होने वाले चैट बॉक्स में. जब तक बच्चे डायग्राम बना रहे हैं तब तक मैं बच्चों को ब्लॉक करूंगी चैट से. बनाइए जल्दी डायग्राम. स्टार्ट करें. तो जैसे कि बच्चा आप देख सकते हैं कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला. बाहर वाले पार्ट का नाम क्या है गाइस, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट का नाम क्या है, मेड्यूला. जो बाहर वाला पार्ट है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, जबकि जो अंदर वाला हिस्सा है वो होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. क्या होता है उसका ओरिजिन, एक्टोडर्मल. तो बाहर वाले का मीजोडर्मल, अंदर वाले का एक्टोडर्मल. जब हम इसका एलएस देखते हैं, दिस इज एलएस ऑफ
एड्रीनल ग्लैंड। तो जब एलिस देखते हैं तो सबसे पहले कैप्सूल दिखता है जो कनेक्टिव टिश्यू से बना है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है। कॉर्टेक्स में भी 3 लेयर्स है, सबसे बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फेसिकुलेटा, फिर जोना रेटिकुलरिस। तो सबसे बाहर वाली लेयर देखते हैं बच्चों, सबसे बाहर वाली हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा। कौन सी है? जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा है, जो कॉर्टेक्स का पार्ट है, यहां से सिक्रीट होता है हमारे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन से हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल क्या है? वेरी पॉपुलर एल्डोस्टेरोन। क्या एग्जांपल है? एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन कहां पे काम करता है? डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, बोथ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्या आंसर होगा? ये एल्डोस्टेरोन कहां काम करता है? डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, बोथ कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी। ओनली डीसीटी पे काम करता है। गधो, निकम्मो, मत पढ़ो कुछ भी। सिर्फ डीसीटी पे काम करता है एल्डोस्टेरोन। एडीएच दोनों पे काम करता है, डीसीटी पे भी और कलेक्टिंग डक्ट पे भी। सवाल पूछ लो तो सारी बकैती बाहर आ जाती है इनकी। पूरी क्लास गलत है, महानिकम्मे क्लास में पढ़ते नहीं है कुछ, बस बेकार की बातें करा लो। मैम ये कब हो रहा है, मैम वो कब हो रहा है, पढ़ने के नाम पे डब्बा गोल। डीसीटी का काम क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट लेयर हमारी जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा, जो हमारी नेक्स्ट लेयर है जोना फेसिकुलेटा। अगर इसकी बात करें तो यहां से बनते हैं हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन से हार्मोन्स बनते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो सबसे पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कॉर्टिसोल। इस कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आजकल की जनरेशन में कोई हार्मोन सबसे ज्यादा मचा रहा है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो वो कॉर्टिसोल ही है, स्ट्रेस हार्मोन। इसी को हमें बैलेंस करना सीखना होता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है और हैप्पी हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है। So exercise is something which can naturally reduce the secretion of cortisol from your body. ठीक है ना? इसके क्या क्या इफेक्ट्स है? आखिर ये कॉर्टिसोल करता क्या है जब हम स्ट्रेस लेते हैं? सबसे पहले ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे एक बीमारी लगती हुई बीपी की बीमारी। दिस ऑल्सो act as immunosuppressant, यानी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। विड्रॉज डब्ल्यूबीसी, यानी कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप बीमार जल्दी पड़ेंगे, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी को जाने ही नहीं देता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी काम करेगा, एक्शन करेगा तो आपको दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, और ये चाहता है कि आप बस अपने जोन में रहे। इसलिए स्ट्रेस में कोई भी काम करना हमेशा मुश्किल होता है। ठीक है? प्लस ये स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ेगा एनर्जी के लिए। प्लस ये स्टिमुलेट करेगा प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन को भी तोड़ना शुरू करेगा स्ट्रेस से लड़ने के लिए। इसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये मैं बता चुकी हूँ प्रोसेस रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम अदर प्रिकर्सर्स। ये एरिथ्रोपोइसिस को भी स्टिमुलेट करता है, एरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये फैट को भी तोड़ने की कोशिश करता है, लाइपोलिसिस। तो इसमें
इसमें इंसान पूरा शरीर पतला रहेगा बट बीच का पेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डायबिटोजेनिक इफेक्ट, कभी ब्लड शुगर लेवल को कम नहीं होने देगा। डायबिटोजेनिक इफेक्ट, तो इसलिए जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और अगर उन्हें डायबिटीज भी है तो उनका शुगर एकदम से बढ़ जाता है। तभी कहते हैं ना जी आप स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस है, ऑलरेडी डायबिटीज है, ऑलरेडी ब्लड शुगर ज्यादा है। स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल और ब्लड शुगर बढ़ा देता है, तो दोनों का मिला के बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड शुगर। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को स्ट्रेस लेने के लिए मना करते हैं, जिससे कि कॉर्टिसोल और ना बढ़ा दे। ये वाला पेट कम कैसे करे? बेटा मैं तुम्हारी जिम इंस्ट्रक्टर हूं, हैं? ये वाला पेट कम कैसे करे? बक नालायक। ये सब सवाल तुम्हें टीसी मैम से पूछने चाहिए। टीसी मैम जिम जाती है, टीसी मैम हैज गॉट ह्यूज नॉलेज अराउंड दिस। प्रोटियोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। आगे चले। मैम आप हमारे नेता हो। अच्छा, ऐसे ही दबदबा होना चाहिए क्लास तोड़ा देने का। बहुत जबान चलती है मेरी क्लास में तुम लोग की। चले, थायरॉक्सिन इंक्रीज कैसे करे? मसाज कर ले भाई थायराइड ग्लैंड की, इससे ज्यादा तुम्हें क्या ही बता सकती हूँ। जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस से आते हैं हमारे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, यहाँ से सिक्रीट होते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को गोनाडोट्रोपिन्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे सिक्रीट होते हैं लाइक एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में एस्ट्रोजन नहीं होता, होता है। ओवरी प्रोड्यूस नहीं करती है, एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं कि लड़कियों में प्रोड्यूस नहीं होता है टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में, बट कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड। इसलिए जब आप ज्यादा मोटे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, तो आपने देखा होगा लड़कों में गायनेकोमेस्टिया होना शुरू हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होना शुरू हो जाता है लड़कों में, क्योंकि वो काम एस्ट्रोजन करा रहा है। और लड़कों का हिप वाला एरिया जो है, इसमें भी खूब सारा जमा होने लग जाता है फैट। तो अगर लड़कों की हिप्स बढ़ रहे हैं तो दैट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। ऐसे ही अब लड़कियों में आते हैं। लड़कियों में अगर यहाँ पे बाल आने शुरू हो गए हैं, हिर्सुटिज्म, अलार्मिंग सिचुएशन, यानी कि आपके शरीर में पुरुष के हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, महिला के कम हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस। हिप्स डोंट लाई मैम। यस हर्ष, बिल्कुल सही बेटा। आज तुम्हारी अम्मा से बात कीजिएगा, अम्मा बताएंगी सब, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मेड्यूला पे। मेड्यूला वाला जो पार्ट है हमारा, वो सिक्रीट करता है इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन्स कौन से होते हैं? एड्रेनलिन, जिसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन। क्या करते हैं हार्मोन्स? इन हार्मोन्स को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F का मतलब है फाइट, या तो लड़ो, फियर या तो डरो, या भगा के ले जाओ। सिंपल सा उसूल है, यही 3 सिचुएशन बचती है प्यार को पा लेने के लिए, ठीक है। ये हार्मोन्स क्या कराते हैं? एकदम से ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, इसी को एड्रेनलिन रश कहते हैं। एकदम से ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करते हैं, एकदम से हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं,
प्यूपिल डायलेशन नहीं, योगा प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल डायलेशन कराते हैं, ठीक है। और ये सब ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं मसल्स में, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इन मसल्स। ये सारे काम है, इसे एड्रेनलिन रश कहते हैं। पाइलो इरेक्शन भी बिल्कुल सही है, वो भी इसमें आ सकता है, बिल्कुल सही। पाइलो इरेक्शन यानी कि गूज बम्प्स। डिसऑर्डर्स ब्लू से मैं लिख रही हूँ क्योंकि सारे डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एज यू नो। डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। गूज बॉम्ब्स समीर कौन से हार्मोन से होते हैं? वो न्यूरल रिस्पॉन्स है, ना कि हार्मोनल रिस्पॉन्स। गूज बॉम्ब्स न्यूरल रिस्पॉन्स है, नॉट हार्मोनल रिस्पॉन्स, ठीक है। पहली डिजीज जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो है एडिसन्स डिजीज। जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तुम सबको दिखाई और अच्छे से देता है ना? एडिसन, डी से याद रखना, डेफिशिएंसी। एडिसन डी डी डेफिशिएंसी, क्योंकि कई बार बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, डेफिशिएंसी है एक्सेसिव है। थोड़ा छोटा है मैम, है ना? मुझे भी ये लग रहा था, अब मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगी। मुझे भी ये लग रहा है, एक्चुअली मुझे नोट्स बनाने की इतनी आदत है ना, छोटे छोटे एक ही जगह में भर दो, एक ही पेज में सब भर दो। यस, वो आदत कई बार मेरी आ जाती है। मुझे खुद ही लग रहा था छोटा है ये, अभी बड़ा लिखती हूँ, रुको। मतलब स्लाइड फ्री की है तब भी बचानी है, माइंडसेट ऐसा है ना, क्या करें। तो एडिसन्स डिजीज याद रखना है, इसमें होती है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ, ए से याद रखना है एल्डोस्टेरोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ना इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ रहे हैं, ना ही इसमें एल्डोस्टेरोन आ रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है? मिनरल इम्बैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा है इसके कारण? मिनरल इम्बैलेंस। और क्या हो रहा है? पिगमेंटेशन, अलग अलग जगह पे धब्बे शुरू हो जाते हैं शरीर में, काले रंग के ब्राउन स्पॉट्स। और क्या होता है? डिहाइड्रेशन। अक्सर आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स कुछ लोगों के पूरी स्किन पे आ जाते हैं, इसी के कारण एडिशंस। नेक्स्ट है हमारा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग्स सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बड़े सारे सिम्टम आते हैं। सी से याद रखना है कॉर्टिसोल, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाई मेटाबॉलिक रेट। तीसरा हमारा एल्डोस्टेरोनिज्म या कोन्स डिजीज। नाम से पता लग रहा होगा, एक्सेसिव ऑफ एल्डोस्टेरोन। इसमें बॉडी ओवर हाइड्रेटेड रहेगी, ज्यादा पानी रहेगा हमेशा बॉडी में। मेरा बीपी 139/81 है, क्या बात है लीना, मशीन खराब थी, वापस कराओ। नेक्स्ट एड्रीनल विरिलिज्म। When female shows male character, when female shows male characters, महिला मर्द बनने की कोशिश, ठीक है। जैसे कि इसमें हिर्सुटिज्म, सूटिज्म, फेशियल हेयर,
दाढ़ी वाड़ी आ जाती है, ठीक है। फिर है गायनेकोमास्टिया, ये सब हार्मोन इम्बैलेंस होता है। enlarged breast in male, आई थिंक भारत में इस चीज से बच्चे बहुत गुजरते हैं। आप कहाँ हो बेटा? है स्टूडियो? सुनना मत, घर की बात है। चल, मैम का क्लास नहीं है क्या? नहीं, 2 दिन नहीं है मेरी क्लास, जी लो। मैम ये स्टेराइल होते क्या? अरे नहीं संचरी, अरे इंडिया में तो पुरुषों की बहुत बड़ी बीमारी का गायनेकोमास्टिया। खाना ऐसा है ना, कार्ब ज्यादा खाते, प्रोटीन कम खाते हैं। और खाओ छोले आलू, और खाओ भटूरे, और नहीं तो बचपन से छोले आलू के अलावा कुछ खाते ही नहीं है, प्रोटीन खाते ही नहीं है, तो होगा नहीं क्या? कहीं तो कार्ब जाके जमा होगा। फैट ही तो बनाएगा, और क्या बनाएगा? मसल थोड़ी बना देगा वो, है भाई बाल को? जरूरी नहीं है नॉनवेज खाओ। विशाल कह रहा है मैम मैं छोले भटूरे ही खा रहा हूँ, आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती मेरे प्यारे लाल। कॉनिन्स नहीं है, कॉन्स है, कॉन्स, COON एपोस्ट्रोफी S। ऐसा क्यों बेटा? कार्ब्स, कार्ब्स बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, और 2 जगह सबसे ज्यादा फैट होता है, एक ब्रेस्ट में और एक हिप्स में। दैट इज आवर बॉडी इज डिजाइन्ड। क्या कर सकते हैं? लाल से लालिमा बनने में देर नहीं लगेगी, कम खाया करो कार्ब्स। मैदा तो पुरुषों और महिला दोनों को नहीं खाना चाहिए। चले आगे। चलो अब आगे चलेंगे नेक्स्ट ग्लैंड की ओर। ये नंबर कौन सा चल रहा था भाई? 5th ना? चलो अब 6th की ओर चलते हैं। 6th ग्लैंड हमारा है पीनियल ग्लैंड, और यहाँ 7th हम करेंगे थाइमस ग्लैंड। तो एज आई से वी ऑलवेज स्टार्ट विद ओरिजिन ऑफ ग्लैंड, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के पास है, ब्रेन में होता है ये भी, तो इसका ओरिजिन भी क्या हो जाएगा? एक्टोडर्मल, ठीक है। यस, क्या हो जाएगा इसका? एक्टोडर्मल। इसकी लोकेशन क्या है? एपिफाइसिस ऑफ फोरब्रेन। एपिफाइसिस ही था ना? एपिफाइसिस ऑफ डाइनसेफ्लॉन, ब्रेन में, ठीक है। एंड हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है पीनियल ग्लैंड से? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। फंक्शन इसके ब्लू कलर से मैं बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है फंक्शंस। देखो पीनल ग्लैंड बच्चे हम में इतना एक्टिव नहीं है जितना लोअर ऑर्गेनिजम्स में है। पहले तो ये समझो, क्योंकि वो बाहर की तरफ होता है, हमारा थोड़ा अंदर की तरफ है, डीप फिटेड है। तो ये कह लो कि हमारा अरेंजमेंट इतना सीधा लाइट के ड्यूरेशन से अफेक्ट नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे बच्चे बता रहे हैं, स्लीप वेक साइकिल, जिसे सर्केडियन रिदम भी कहते हैं,
जिसको हम डायर्नल साइकिल भी कहते हैं, जिसे हम 24 आवर साइकिल भी कहते हैं, ये सारी चीजें कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कंट्रोल करता है कि अपने आप नींद आती है, अपने आप उस टाइम पे आंख खुल जाती है। तीसरी आंख, यस, अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम। अगर आप 3-4 दिन कम सोएंगे तो आप देखना आप अपने आप बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स योर बॉडी पिगमेंटेशन। जिस दिन आप एक अच्छी नींद लेके उठते हैं आपका चेहरा खिलखिलाता है, जिस दिन आप कम नींद लेके उठते हो उस दिन ऐसा अजीब अजीब दबा दबा सा महसूस होता है। ठीक है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ठीक है, अगर मेलाटोनिन कम है तो फीमेल विल एक्सपीरियंस अर्ली प्यूबर्टी, क्योंकि मेलाटोनिन डिलेस प्यूबर्टी, आगे खिसकाता है। और मेलाटोनिन कब सिक्रीट होता है? अंधेरे में, अंधेरे में सिक्रीट होता है। इसलिए जितना आप कमरे में लाइट रखेंगे उतना कम मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा, उतनी कम देर से आपको नींद आएगी। जितना फोन की स्क्रीन पे चिपक के सोएंगे उतना डिस्ट्रक्टिव नींद आएगा। कमिंग टू थाइमस, थाइमस दिल के पास है, थायराइड के आसपास ही है, तो इसको ओरिजिन भी क्या होगा? एंडोडर्मल। एंडोडर्मल लोकेशन क्या है इसका? यस, नियर हार्ट, दिल के पास होता है। हार्मोन कौन सा आता है यहाँ पे से? थाइमोसिन। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? थाइमोसिन का काम होता है मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स कराना, मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स इनसाइड थाइमस। थाइमस ऑर्गन के अंदर मैच्योरेशन कराने का काम किसका है? थाइमोसिन का। मैच्योरेशन के बाद ये 3 तरह के हो जाते हैं, 3 तरह के टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। कौन कौन से? एक तो बन जाते हैं किलर, सीधा मार दूंगा। एक बन जाते हैं टी हेल्पर, किसी को बुलवा के तेरे को मरवा दूंगा। टी मेमोरी, तुझे मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है, अब इस ग्लैंड के कुछ फीचर्स भी हैं जहां से नीट में क्वेश्चन आता है। फीचर्स, फीचर्स क्या है देखिए। पहला फीचर, विद एज द साइज ऑफ ग्लैंड रिड्यूसेस। तो एज के साथ इस ग्लैंड का साइज क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण आपकी एज के साथ इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इनमें जो टी किलर सेल होते हैं यही वो बदमाश सेल है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। कोई भी आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ये आ जाते हैं बगावत करने के, अब हमारे घर में ये कौन आ गया, हमारे घर में कौन आ गया, निकालो इसको। यस, मैम बैड नाइटमेयर्स क्यों आते हैं? ज्यादा सुंदरी देख के सोता है ना, इसीलिए तो बॉडी बैलेंस करती है। ज्यादा सुंदरी देखेगा तो नाइटमेयर आएगा। नालायक, बदतमीज। मैम उल्टा सोने से क्या होता है? ये बेटा मुझे, बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, मैम इज अ मैम, साइंटिफिक टीचर, नॉट तांत्रिक टीचर।
एपिफाइज इज अ कॉमन टर्म विच इज यूज फॉर एंड्स। उल्टा सोने से क्या होता है, एक टांग पे सोने से क्या होता है, बेटा ये सब नहीं आता मुझे। व्हाट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, लिख लिया सबने? एक 5 हुए, एक 6 पे स्टार्ट करते हैं पैनक्रियास से। हम हंसते टाइम स्टमक में क्यों दर्द होता है? शायद मसल्स यूज होती है इसीलिए, पेट के आसपास मसल्स होती है। मैम नाइट में सोल कहाँ जाती है? तेरे क्रश के पास, क्रश होने। चलो नेक्स्ट ग्लैंड पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास आपको पता है एक तरह का मिक्स ग्लैंड है। ओरिजिन, इसका ओरिजिन दोनों ही बताया गया है, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल। अभी चैप्टर काफी बचा हुआ है, ये ना सोचे कि चैप्टर खत्म हो गया है, काफी चैप्टर बचा हुआ है, मैं बता दूं। अभी तो गट के हार्मोन्स भी खूब सारे बचे हैं। हाँ चैप्टर खत्म करा के जाऊंगी, ये बात श्योर है, बट चैप्टर अभी बचा है। अगर आपको लग रहा है कि खत्म होने वाला है तो ऐसा नहीं है। आइए अब लोकेशन की बात करते हैं पैनक्रियास की। तो लोकेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम है, सी शेप होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है। इसी के बीच में एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है, लीफ लाइक ऑर्गन, ये रहा लीफ लाइक, दिस इज पैनक्रियास। पैनक्रियास के बीच में डक्ट होती है जो पैनक्रियाटिक जूस लेके पहुंचती है ड्यूडेनम के पास। ये देखिए पैनक्रियाटिक डक्ट, ये देखिए ऐसे। तो सिक्रीशन कहाँ जाता है? ड्यूडेनम पे। ये रहा। इस डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ वीरसम। इस डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ वीरसम। और इस ऑर्गन का नाम है पैनक्रियास। और किसके बीच में प्रेजेंट है? ये ड्यूडेनम के, ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। ओवरी और टेस्टिस तो मैं नहीं कराती यहाँ पे, वो रिप्रोडक्शन में कराऊंगी, जो कि आपका भी शुरू ही हो जाएगा इस महीने। तुम्हारा पूरा रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कंप्लीट कर दूंगी मैं, बता दूं। पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट कर दूंगी, जेनेटिक शुरू कर दूंगी अक्टूबर में। इस महीने का टारगेट है हमारा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके पास हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये एक तरह का क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जिसका दूसरा नाम मिक्स्ड ग्लैंड भी है, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, एक्सटेंड करो क्लास। अब यहाँ पे दो तरह के हेट्रोक्राइन ग्लैंड, एक है हमारा एक्सोक्राइन और एक पार्ट है इसका एंडोक्राइन। इससे नीट का क्वेश्चन आ चुका है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में होती है हमारी पेनक्रियाटिक एसिनाई, और ये पेनक्रियाटिक एसिनाई सिक्रीट करती हैं पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। वहीं पे एंडोक्राइन पार्ट जो है हमारा 1 to 3% होता है, सिर्फ 1 to 3% होता है बस। ये क्या होता है? ये पार्ट बना होता है आइलेट ऑफ लैंगरिन से, आइलेट ऑफ लैंगरिन।
अब आइलेट ऑफ लैंगरेंस कैसे दिखते हैं, इसका डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। शांति रखो बच्चों, सब हो जाएगा अच्छे से, टाइम से, बस शांति रखो। ये मैंने यहाँ पे 4 तरह के सेल्स बनाए आइलेट ऑफ लैंगरेंस में। ये हमारा आइलेट ऑफ लैंगरेन, द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास। इसमें 4 तरीके के सेल होते हैं, 4 तरीके के। पहला है हमारा अल्फा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट करता है हार्मोन ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीजेस ब्लड शुगर। ये ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है ग्लूकागॉन, ठीक है। फिर आते हैं हमारा बीटा सेल्स। बीटा सेल सिक्रीट करते हैं हमारा हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसमें पहला इसका काम क्या है, डिक्रीजेस ब्लड शुगर। क्योंकि ब्लड शुगर कम कर रहा है इसलिए इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और क्या काम करता है ये, दूसरा काम क्या करता है, फैट डिपोजिशन। ये आपकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन को भी प्रमोट करता है, एडिपोसिस। प्लस इट ऑल्सो प्रमोट्स प्रोटीन एनाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन बनाने का काम भी इंसुलिन कराता है शरीर में। तो इसका एक काम नहीं है, इसका हर चीज पे काम है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल सिक्रीट करते हैं हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। इस हार्मोन का काम होता है रेगुलेट्स लेवल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। रेगुलेट्स लेवल ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, कि ज्यादा ना निकले, दोनों ही। फिर उसके बाद आते हैं हमारे एफ सेल्स, जिससे आता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसका काम होता है सप्रेस सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ज्यादा भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट ना हो, तो ये काम इसका है, रेगुलेशन। डायबिटीज मेलिटस, जिसमें क्या होता है, लो लेवल्स ऑफ इंसुलिन। मधुमेह, डेल्टा सेल, थर्ड सेल का नाम है डेल्टा सेल, फोर्थ का नाम है एफ सेल्स। हाँ, बड़ा बड़ा लिखने वाली थी, बड़ा ही तो लिखा है। डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चे। लिख लिया सबने, एक 15 हो गए हैं।
डन। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हॉर्मोन्स फ्रॉम अदर ऑर्गन्स। सबसे पहले हार्ट। आपको पता है बेटा हार्ट से कोई हार्मोन आता है? यस, उसका नाम है ANF, एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर। याद आया? ये क्या कराता था? वेसो डायलेशन। ये क्या कराता था? इनहिबिट्स RAS एंड ADH सिस्टम, प्लस डाइल्यूट यूरिन बनवाता है बॉडी में। ब्लड प्रेशर को क्या कराता है? कम। लो ब्लड प्रेशर कराता है, लो GFR कराता है। नेक्स्ट लंग्स। लंग से कोई चीज? एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लिखवा रही हूं बस मैं। ठीक है, ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। ये सब डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए हम बस यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे। अनस आप जा सकते हैं, नमस्ते बेटा। नेक्स्ट किडनीज। किडनीज से जो हार्मोन आता है उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये क्या कराता है? प्रमोट्स RBC प्रोडक्शन। बेटा मैं पढ़ाती हूँ तो अच्छे से पढ़ाती हूँ, वरना मैं पढ़ाती नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी का काम है। तो नो नो, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। चैप्टर इतना सॉलिड होना चाहिए, कहीं से भी सवाल आए तो मेरे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए बस। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है एंटेरोसाइट्स। क्या नाम होता है इसके सेल्स का? एंटेरोसाइट्स। यहां से भी हार्मोन आता है बच्चे। कौन से हार्मोन आते हैं? पहला हार्मोन है इसमें से सिक्रेटिन। ये फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। ये हार्मोन काम करता है लिवर एंड पैनक्रियास पे। ठीक है, एक्ट्स ऑन लिवर एंड पैनक्रियास फॉर बाइकार्बोनेट secretion। नेक्स्ट हार्मोन जिसपे नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है जब आप PYQs करेंगे, CCK-PZ। क्या आपने देखा है इससे रिलेटेड हार्मोन क्वेश्चंस? कॉल इट कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। ये भी कहां से आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये हार्मोन किस पे काम करता है? एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर फॉर बाइल जूस सिक्रीशन। वहां से बाइल जूस सिक्रीशन कराता है। एंड ऑन पैनक्रियास फॉर पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, या बिल्कुल ना सोचे मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रही हूँ। ऐसी बात दिमाग में भी मत लाना। सब कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सब कुछ।
नेक्स्ट थर्ड, और कौन सा हार्मोन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है, एंटेरोगैस्ट्रॉन, स्टिमुलेट succus entericus, which is juice of small intestine. Next, GIP, gastric inhibitory peptide. This inhibits gastric juice secretion in stomach. VIP, vasoactive intestinal peptide. Causes vasodilation of arteries in small intestine. अभी गैस्ट्रिन बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं आता, गैस्ट्रिन कम्स फ्रॉम स्टमक. तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का हार्मोन नहीं है, वो स्टमक का हार्मोन है, तो उसे हम वहां पे लिखेंगे. लिखिए इसको. लास्ट हमारा बचा है स्टमक हार्मोन गैस्ट्रिन. सब कुछ लिखवा दिए बेटा, नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको कहीं पे भी. एवरीथिंग इज इन योर नोट्स. एक्स्ट्रा भी है, एनसीईआरटी तो खैर पूरा मैंने एक एक चीज कवर भी की है. क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी डायग्राम्स A to Z मैंने सब कुछ कवर किया है. इसको बस एक बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो, सारी डिजीज नोट से चेक करो, जहां एक्स्ट्रा बीमारियां थी वो भी मैंने लिखी है. स्टमक, स्टमक में आता है हार्मोन गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन stimulates gastric juice secretion. ये लो, लिख लो आराम से लिख लो. तो आपकी ह्यूमन फिजियो का बस एक 2 टॉपिक का चैप्टर बचा है. ह्यूमन ब्रेन बचा है और एक्शन पोटेंशियल बचा है. बस और कुछ नहीं बचा आपका, जो मैं 10 तारीख को कंप्लीट करा दूंगी. आपको 2 दिन दिए जा रहे हैं, मंडे एंड ट्यूसडे, सो दैट वैसे तो आपकी केमिस्ट्री वाले सर ने क्लासेस ले ली है, दोनों ही दिन मेरी क्लासेस एनडी सर ने ले ली है, क्योंकि उन्हें एक चैप्टर कंप्लीट करना है हाइड्रोकार्बन्स. सो टेक्निकली आपका ऑफ तो नहीं है. यस, दोनों दिन सर ने क्लासेस आपकी एक्स्ट्रा लगाई है बच्चों, ये मैं आपको बता दूं. 3-3 घंटे की क्लासेस है आपकी केमिस्ट्री की. तो इसलिए दुआओं में गर्मा मैम को हमेशा याद रखना. देखो मैंने अपना प्रॉमिस दे दिया था तुम्हें ब्रेक, ठीक है, मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया है. अब आगे यार देखो सिलेबस तो कंप्लीट कराना ही पड़ता है, कभी कोई टीचर ले लेता है, कभी क्लास किसी की, बट तुम्हारी पढ़ाई उतनी चलेगी जितनी चलती है तुम्हारी. ठीक है, तुम्हारी उतनी चलेगी बच्चों जितनी तुम्हारी चलती है. तो आज भी हमारी 1.5 घंटे की क्लास हुई है.
नॉट फेयर मैम। अब मैं क्या करूं बेटा, मैंने तो तुम्हें पूरा टाइम दे रही हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नंबर लेके आओ। यस, अच्छे से लेके आओ, ठीक है। 11 से मेरा बैच शुरू हो रहा है, मेरा 11 से, 11th ऑफ सितंबर से आई विल बी स्टार्टिंग विद क्लास 12th। क्योंकि मेरा टारगेट मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैंने सोचा था आपका अक्टूबर में दिवाली ब्रेक बड़ा मिलेगा 6 दिन का, मैंने तो 6 दिन की छुट्टी ली है। तो उससे पहले मुझे तुम्हें जेनेटिक्स मॉल बायो तक पूरा कराना है। फिर 6 दिन आने के बाद मैं एवोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कराऊंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है उसके बाद। यस, मेरी तरफ से फुल ऑफ मिलेगा, बट उससे पहले आपको मेरे साथ हर दिन 2 घंटे रहना पड़ेगा। मिली बेटा आप सुन रही है, म्यूट पे सुन रही है मैम को। मिली को कोई बता दो कि कब होगा न्यूरल, क्योंकि ये मैं 3 बार बता चुकी हूँ। मिली बेटा को बता देना, ठीक है। चलो बच्चों, आई होप अब प्यारे बच्चे काम करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।